8 अक्टूबर को दोपहर बाद ये साफ हो गया था कि जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस अलायंस की सरकार बनेगी और प्रेसिडेंट रूल हटने से बिल्कुल साफ हो गया है कि नई सरकार अब शपथ ले सकती है और जम्मू कश्मीर में यूटी की पहली गवर्नमेंट एनसी कांग्रेस अलायंस की होगी। उमर अब्दुल्ला होंगे मुख्यमंत्री, मगर उमर अब्दुल्ला 2.0 के लिए चैलेंज क्या होंगे, क्योंकि पहले जब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने थे तो उस समय जम्मू कश्मीर स्टेट था और यहां पर 370 और 35 ए भी था और उस समय उमर अब्दुल्ला के पास जम्मू से अच्छी खासी कांग्रेस की रिप्रेजेंटेशन थी। मगर इस बार सरकार तकरीबन कश्मीर से है और जम्मू में स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है बीजेपी की। हमारे साथ दो खास गेस्ट जुड़ रहे हैं। कश्मीर से हमारे सीनियर कंसल्टेंट एडिटर अहमद अली फयाज साहब और दिल्ली से टीएनआर के डायरेक्टर और हमारी टीएनआर टीम से विकास शेखर शर्मा। तो पहले चलते हैं हम श्रीनगर, जहां शपथ ग्रहण भी होना है और वहां की सरगर्मियों पे बात करते हैं। मगर सवाल सबसे बड़ा, उमर अब्दुल्ला के लिए क्या चैलेंजेस होंगे? फयाज साहब, उमर 2.0 और देखा जाए तो जेके यूटी की पहली गवर्नमेंट जिसके मुखिया होंगे उमर अब्दुल्ला, क्या चैलेंजेस देखते हैं आप उमर अब्दुल्ला के लिए सरकार बनाने के बाद? बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उमर अब्दुल्ला जिस वक्त ये सरकार की बागडोर संभाल रहे हैं उस वक्त ये 2009-2014 की तरह एक स्टेट नहीं है, ये एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, जिसके बहुत सारे इख्तियारात लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं। ये इनका डिमांड है नेशनल कॉन्फ्रेंस का और बाकी पार्टियों का भी कि स्टेटहुड वापस आना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की यह भी डिमांड है कि 370 वापस आना चाहिए, लेकिन वो दूर की बात है। इसमें डिस्कशंस होंगे, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो जाएंगी। उसके बाद जो मरकजी सरकार है वो इसको दे सकती है या नहीं भी दे सकती है। वो ये भी बता सकती है कि जब तक हमें ये आश्वासन ना मिले कि 370 की बात नहीं होगी, जब तक फाइनलिटी ना होगी तब तक हम नहीं देंगे। ये पॉसिबिलिटीज इसमें हैं, लेकिन अभी तक जो जिस चीज की तरफ हम देख रहे हैं वो ये है कि ये यूनियन टेरिटरी है जिसमें चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात महदूद होते हैं। लेकिन ये बात भी इस साफ करना यहाँ पे जरूरी है, जैसे कि कई तज्ज़िया निगार ये बता रहे हैं कि दिल्ली की तर्ज पे है या पुडुचेरी की तर्ज पे है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो दिल्ली की जो यूनियन टेरिटरी है वो एक दूसरे कानून के तहत है और जम्मू कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है ये किसी और कानून के तहत है। लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी है वो इसलिए अलग अलग हैं। इसमें बिल्कुल यकसानियत नहीं है कि जैसा आप दिल्ली में कर रहे हैं वैसा यहाँ पे भी होगा। लेकिन ये बात है कि अभी तक खासतौर से जो होम विभाग है यूनियन टेरिटरी में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पर्टिकुलरली कॉन्फ्लिक्ट स्टेट्स में, क्योंकि यहाँ पे मिलिटेंसी है पिछले 35 साल से कश्मीर में। तो इसमें पहले होम मिनिस्टर होता था, चीफ मिनिस्टर के पास ही होम का चार्ज हुआ करता था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। ये अभी गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में ही रहेगा। तो इसको लेकर के मतलब सबसे बड़ा ये चैलेंज है कि मिसाल के तौर पे चीफ मिनिस्टर अपनी मन पसंद के लोगों को लगाना चाहते होंगे जो उनकी नजर के मुताबिक कॉम्पिटेंट पुलिस अफसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट की लेवल पे या डीआईजी की लेवल पे, आईजी की लेवल पे और एडीजी की लेवल पे। तो लेकिन उधर से लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी इख्तियारात इस किस्म के हैं, तो किसी जगह पे ऐसा एक कन्फ्रंटेशन भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जहां तक हमारा अंदाजा है दोनों में से कोई भी इस मौके पे कन्फ्रंटेशनिस्ट अपने आप को नहीं दिखाएगा, न मरकजी सरकार बीजेपी वाली, न जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस सरकार। दोनों अपने आप को एक रिकॉन्सिलेटरी मोड में दिखाएंगे, कोई टकराव नहीं करेंगे शुरू में। लेकिन चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जब इनको फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता किसी जगह पे कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई वाक्य हो जाता है या कोई सिविलियन किलिंग हो जाती है, तो इस मौके पे आपको पता है कश्मीर की एक हिस्ट्री है, यहाँ पे लोग डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं, वो कहते हैं कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई है वगैरह। तो वहां पे ये सारा इल्जाम आएगा जो चीफ मिनिस्टर होगा, गवर्नमेंट का जो हेड होगा उस वक्त।
लेकिन इधर से ये जो पुलिस का विभाग है ये सारा गवर्नर के हाथ में है। अभी उस वक्त देखना होगा कि ये किस तरह से इससे निपट लेंगे, ये एक है। दूसरा ये कि जो भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये है कि 370 हटाना एक फेट अकम्पली है, ये बिल्कुल डन एंड मतलब डस्टेड है, मतलब इसमें अब कोई किसी मतलब रिव्यू की कोई गुंजाइश नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस बारे में मौकफ ये है कि ये इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाया गया है, इसको वापस करना जरूरी है। तो इसमें एक बुनियादी फंडामेंटल एक फर्क है। इसको आगे किस तरह से ले जाएंगे इस डिस्कशन को नेशनल कॉन्फ्रेंस और मरकजी सरकार बीजेपी वाली, वो अभी देखना बाकी है। लेकिन ये दो जो मैंने बताया, ये दो बड़े चैलेंज है। तीसरा बड़ा चैलेंज बड़े चैलेंज हैं। तीसरा एक फयाज साहब आपके पास मैं वापस आता हूं। पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं विकास शेखर शर्मा जी से। विकास जी, बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल से फयाज साहब बता रहे हैं कि पहले दो चैलेंजेस क्या बड़े होंगे। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है उमर अब्दुल्ला के लिए एज ए चीफ मिनिस्टर बड़ा चैलेंज होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ तालमेल बनाकर चलना, या फिर बीजेपी जो एक बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है और 29 एमएलए जीतकर उनके आए हैं उनके साथ तालमेल बनाना? आपको क्या लगता है पहले तालमेल ज्यादा बनाने की जरूरत कहां है, ऑपोजिशन के साथ या एलजी के साथ? और देखिए दीपक, एक गेम खेलते हैं हम जब छोटे होते हैं ना, ब्लॉक बनाते हैं जिसमें सारी चीजें एक साथ लाते हैं। तो उसमें देखिए कन्फ्रंटेशन लेकर कोई भी चलेगा तो सबका मतलब किसी का भी भला होने वाला यहां नहीं है। सबको हायरार्की समझनी होगी। देखो जनाब उमर अब्दुल्ला साहब आई थिंक इज अ सीजन पॉलिटिशियन नाउ, और एलजी का रोल है इसमें, सेंटर का अपना रोल है। डेफिनेटली सेंटर हैज अ बिगर रोल बिकॉज एलजी इज जस्ट डूइंग व्हाट सेंटर कन्वेज हिम टू डू। तो एलजी के साथ कन्फ्रंटेशन का मतलब है सेंटर के साथ कन्फ्रंटेशन। तो उमर अब्दुल्ला कितने ज्यादा दिल्ली जाते हैं या दिल्ली वालों से राब्ता रखते हैं, उससे चीजें आसान होंगी। पर एक बड़ी ही अच्छी बात फयाज साहब ने कही, और सुबह हमने एक प्रोग्राम भी किया जो केजरीवाल जी ने कहा कि ये आधी स्टेट है, दिस इज नॉट अ हाफ स्टेट। दीपक, फयाज साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से उस बात को रखा कि जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है, पुडुचेरी है या बाकी हैं, दिल्ली है, वहां पे सरकारें और तरीके से चलाई जाती हैं। यहाँ के हालात यूटी बनने के और क्यों ये पावर्स ली गई वो डिफरेंट थे। इस स्टेट में मिलिटेंसी है, और देखिए मिलिटेंसी में एक चीज सबसे क्रूशियल रहती है, पुलिस इन कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल फोर्सेस लाइक आर्मी एंड अदर फोर्सेस। उस वक्त होम मिनिस्टर का रोल भी काफी क्रूशियल होता है। तो इसमें कोई जूनियर सीनियर की बात नहीं है। देखिए डीजी पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप कहेंगे कि स्टेट में डीजी पुलिस ऑल इन ऑल हो जाते हैं और यूटी में वो उनके पास पावर्स नहीं रहेंगी, ऐसा नहीं है। if there's a good system in order, I think everyone is important, and ये बेमाना हो जाता है कि पावर्स किसके पास है, बिकॉज आई थिंक चीफ मिनिस्टर डमी कभी नहीं हो सकता स्टेट में, वो अपनी बाकी चीजें एनफोर्स करेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग ये बहुत छोटी चीज है, और एलजी इसमें कन्फ्रंटेशन दिखाने वाले नहीं है। हर कोई कदम फूक फूक कर चलेगा। दीपक, अभी तक इस इलेक्शंस को आप समझ रहे हैं कि हमारे अपने लोग देख रहे मगर मेरा विकास इंटरनेशनल जो मेरा लेवल दूसरा पॉइंट था आपने उसको टच नहीं किया कि बीजेपी जो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है उनके साथ तालमेल कैसा रहेगा उमर अब्दुल्ला? देखो जहां तक जम्मू की बीजेपी की बात रहती है, जो 29 एमएलए लेके आई है दीपक, कहीं ना कहीं उनकी जो रेंज है वो भी दिल्ली में होगी। दिल्ली जैसा चाहेगा वो वैसा चलेंगे, ना सिर्फ एलजी को बल्कि उनको भी सिग्नल वहां से आएगा। अगर इफ देयर इज अ हार्मनी और उमर अब्दुल्ला साहब का दिल्ली के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि सदन के अंदर, असेंबली के अंदर कोई ज्यादा मुश्किल होने वाली है। दीपक, फयाज साहब, मैं वापस आपके पास आता हूं। अभी तक जम्मू कश्मीर में जितने भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं सबने एक चीज यहां खास तौर पे देखी है, जैसे आपने खुद कहा जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं वो कब नाजुक हो जाएं पता नहीं चलता, इसलिए होम हर चीफ मिनिस्टर अपने पास रखता है। इस बार होम ही अपने पास नहीं है, और ऐसे समय पर उमर अब्दुल्ला चाहे पुराने पॉलिटिशियन है और दूसरी बार सीएम बन रहे हैं, मगर फयाज साहब डीजीपी भी जम्मू कश्मीर में नए हैं और एलजी साहब के साथ भी उमर अब्दुल्ला पहली बार काम कर रहे हैं। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर और जिस तरह से हालात कश्मीर में थे कि एनआईए को बहुत ज्यादा पावर्स थी, वहां पर एसआईए भी जम्मू कश्मीर में अब बना दी गई थी, तो ऐसे में ये सारी चीजों को तालमेल करते हुए अपनी जो कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको एड्रेस करते हुए उमर अब्दुल्ला लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में कितना बड़ा चैलेंज है फयाज साहब? देखिए, जहां तक सेंट्रल एजेंसीज का ताल्लुक है,
ये तो मतलब हर स्टेट में, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, बाकी दूसरे स्टेट्स में, जब आप, अगर आपको याद होगा, जब एनआईए बनी ही थी बम्बई टेरर अटैक के बाद 2008 के बाद 2009 में जब ये बनी थी, तो उस वक्त भी तकरीबन सभी चीफ मिनिस्टर्स ने ये बताया था, नहीं इसको एक पैरेलल एजेंसी के तौर पर ना बनाए, स्टेट की पुलिस अपने तौर पर देख लेगी। लेकिन वो बात चली नहीं, क्योंकि टेररिज्म के बहुत सारे वाकयात हो गए जिसमें कोई भी सरकार, कोई रियासती सरकार अपने तौर से इससे निपट नहीं सकती थी। वो बात क्लियर है। जम्मू कश्मीर की सरकार भी नहीं निपट सकती, क्योंकि ये एक इंटरस्टेट, इंटरनेशनल एक फिनोमिनन है टेररिज्म। तो इसलिए एक स्टेट के लिए इससे निपटना मुश्किल हो जाता है। तो इस पे कंसेंसस ये बना पूरी कंट्री में कि एक मरकजी एजेंसी हो सकती है इस चीज को लेकर के। तो लेकिन 2017 के बाद बहुत सारे ऐसे वाक़ात यहाँ पे हुए हैं जिनको लेकर के अपोजिशन ने इन पे तनकीद की है, क्रिटिसिज्म किया है इन पे, खासतौर से इस बात को लेकर के ये लोग रेड्स करते हैं, प्रेस रिलीज निकालते हैं कि हमने ऐसा किया वैसा किया, उसके बाद कार्रवाई कोई नहीं है। यहाँ पे कम से कम 20-25 ऐसे लोग हैं जिनके घरों पे छापे डाले नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने 2017 से आज तक, लेकिन उनमें से 5-8 लोगों के अलावा बाकी कोई नहीं है जिनके बारे में पहले दावा किया गया कि वहां से हमने काबिल एतराज दस्तावेजात बरामद की है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद की हैं। उनमें से बहुत सारे लोग कोर्टों से छूट गए हैं, कई लोग जेलों में हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं है। तो इस बात को लेकर के सवालात यहाँ पे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। इसमें ऐसे लीडर्स भी यहाँ पे हैं जिन्होंने अपने मतलब घर के लोगों को अब इलेक्शन लड़वाया, कोशिश कर ली असेंबली के अंदर उनको भेजने की, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बनने की। तो इसमें जो मरकजी एजेंसीज का रोल है उस पर वो एक मजाक बन जाता है। मरकज और रियासत में सबसे बड़ा फर्क ये है कि रियासती पुलिस की क्रेडिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है। कन्विक्शन रेट अगर आप रियासती पुलिस की देखें किसी भी रियासत के, वो बहुत ही कम होती है। फॉर एग्जांपल सीबीआई और एनआईए की इनकी जो मतलब कन्विक्शन रेट होती है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि मतलब एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनने के बाद इन पे भी दबाव बढ़ेगा मरकजी एजेंसीज पे। इन्हें कोई नहीं रोकेगा किसी जगह पे जाने से, छापा मारने से, लेकिन जवाबदेही तो होगी कि अगर आपने आज या आज से 2 साल पहले, आज से 8 साल पहले किसी जगह पे छापा डाला, दावा किया कि हमने ये पकड़ा वो पकड़ा, काबिल इतराज चीज है, मतलब इससे एक किसी शख्स की इज्जत भी दाव पे लग जाती है। तो उसके बाद आपने क्या किया इसमें किसी को मालूम नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग कश्मीर में हैं। इसी बात को लेकर के यहाँ अपोजिशन के लीडर्स को, इंक्लूडिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये आसान हो गया ये इल्जाम लगाना कि मरकजी हुकूमत बीजेपी की जो है ये रियासती मतलब सरकारी मरकजी सरकार की एजेंसीज को इस्तेमाल करती है अपने अपोजिशन लीडर्स और अपोजिशन पार्टीज को दबाने के लिए। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इल्जाम लगाए हैं और पीडीपी ने भी इल्जाम लगाए हैं, एनआईए के ऊपर, सीबीआई के ऊपर, ईडी के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाए हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत जरूरी बन जाता है मरकजी एजेंसीज के लिए कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन कर लें, और अगर किसी जगह पे वो कोई छापा मारते हैं, कार्रवाई करते हैं, तो उसके बाद सबूत लेकर के जाएं कोर्ट में, डेजिग्नेटेड कोर्ट्स यहाँ तीनों एजेंसीज के यहाँ पे हैं, वहां पे जाएं, और अगर किसी के खिलाफ केस साबित नहीं हो जाता है उसको छोड़ दें। इसमें कोई ईगोइज्म की कोई बात नहीं है, इसमें कोई जाति चीज है नहीं, इसमें मेरे ख्याल से कोई इख्तिलाफ की गुंजाइश ही नहीं है मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में। दोनों का मुद्दा मकसद एक ही है कि टेररिज्म यहाँ पे खत्म होना चाहिए, क्राइम यहाँ पे खत्म होना चाहिए। तो इख्तियारात का ही थोड़ा मामला है वहां पे, लेकिन इस बात के ऊपर इत्तेफाक राय है कि सेंट्रल एजेंसीज का बाज़ाब्ता तौर पे एक रोल है। इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उमर अब्दुल्ला साहब इसको जुटला नहीं सकते हैं। चलिए, बिल्कुल सही आपने समझाया। अब विकास जी मैं आपके पास आता हूं और बात करते हैं हम होम से हटकर बाकी डिपार्टमेंट्स की। जैसे कि अपने मैनिफेस्टो में उमर अब्दुल्ला ने बिजली डिपार्टमेंट को लेकर एक बहुत बड़ा वादा कर दिया हुआ है कि 200 यूनिट बिजली फ्री। वहीं बिजली के अलावा पानी, एजुकेशन, हेल्थ, बहुत सारे इश्यूज जम्मू कश्मीर में हैं। तो आपको लगता है विकास जी वो भी उमर अब्दुल्ला के लिए बड़े चैलेंज होंगे? मुफ्त बिजली देना, फिर हेल्थ और एजुकेशन की हालात को ठीक करना, और लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस हैं पॉपुलर गवर्नमेंट से उन पर ठीक उतरना, वो भी एक चैलेंज मानते हैं आप?
दीपक, ये बिजली पानी वाले केजरीवाल ने ऐसे चलाए थे, ये वायरस सबने प्रॉमिस किया एट सम पॉइंट, और कहीं ना कहीं जी कई स्टेटों में और किसी ना किसी तरीके में बीजेपी ने भी किए। सो जी ये इलेक्शन की बातें थी, वो कहते हैं ना ये जुमले थे। अब ये कितने होंगे नहीं होंगे, बट उमर अब्दुल्ला और सेंटर दोनों के लिए जरूरी है कितनी इंडस्ट्री अगले 2 सालों में जेएंडके में आती है, कितने जी बिजनेसमैन को यहाँ लाया जाता है, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाती हैं, टूरिज्म जी सेक्टर में कितना थ्रस्ट देके उसको डेवलप किया जाता है, क्योंकि स्टेट जी में रेवेन्यू लाना बहुत जरूरी है दीपक, जी म्युनिसिपैलिटी लेवल जी से ऊपर तक कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और खोले जाते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आई थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस। आई थिंक जी ड्राफ्ट इसके लिए ऑलरेडी ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ने रेडी कर दिया होगा फॉर जी इम्प्लीमेंटेशन। दीपक, मुझे जी लगता है, आई मे बी वेरी विशफुल, बट मुझे लगता है ये सरकार बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों चाहेंगे कि डेवलपमेंट हो। और जो सेंटर के लिए इतना जरूरी है कि 2019 में उन्होंने एक स्टेप लिया था दीपक। देखो, जी मैं और आप भी जब कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो पूरे भिड़ जाते हैं ये प्रूव करने के लिए नहीं मेरा वो डिसीजन ठीक था। तो दायित्व सेंटर पे ही उतना है। और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब बहुत देर के बाद पावर में आ रही है, यानी एनसी बहुत देर बाद पावर में आ रही है। और 15 साल एनसी ने बाद। जिस तरीके से जीत दर्ज किया दीपक, वो शायद उन पे प्रेशर रहेगा, वो इस क्रेडिबिलिटी और इस जो उत्साह है इस मोमेंट को लूज नहीं करना चाहेंगे। आई थिंक दे विल वर्क हार्ड, एंड इफ दे वर्क इन टेंडम विद द सेंटर, थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड फॉर द पीपल ऑफ जेएंडके एटलीस्ट। फयाज साहब, इसी क्वेश्चन की अगली लेग में आपसे जो है कंटिन्यू करना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में एलजी रूल के दौरान बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हुई कि कश्मीर में मॉल्स बनेंगे। एक डेलीगेशन भी यूएई से, दुबई से कश्मीर पहुंचा, लोगों को काफी सारे सपने दिखाए गए। क्या उस चीज को कंटिन्यू करेंगे या कर पाएंगे उमर अब्दुल्ला? क्योंकि अब पॉपुलर गवर्नमेंट है और लोगों की एक्सपेक्टेशन पॉपुलर गवर्नमेंट पे होगी कि कश्मीर नया कश्मीर बने, वहां मॉल्स खुले, वहां ज्यादा बिजनेस आए, एंटरप्रेन्योरशिप हो। जो फयाज साहब। जो इस बारे में क्लेम्स की गई हैं, वो सारी क्लेम्स लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन ने की हैं। और इसके जी अलावा होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिनिस्टर अमित शाह ने भी कई बार, क्योंकि एक तरह से वो जी सीईओ होते हैं एक यूनियन टेरिटरी के, तो उन्होंने भी बिल्कुल। इस किस्म के दावे किए हैं कि 67,000 करोड़ 70,000 करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये इन लोगों ने यहाँ पे किया है। इसकी मतलब मैं मुखालफत नहीं करूंगा, लेकिन फॉल्सिफाई किया है इसको नेशनल जी कॉन्फ्रेंस जी और अपोजिशन के कई लीडर्स ने। इन्होंने बार बार बताया है कि यहाँ पे मतलब पैसा नहीं आ रहा है, ये दावे जो है वो सही नहीं है। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता जी सकता हूं कि इन दावों में बहुत ज्यादा सदाकत नहीं है, क्योंकि हम जब ग्राउंड पे देखते हैं, जैसे यही मतलब बताए गए लुलु मॉल यहाँ पे सबसे बड़ा जो मॉल होगा यहाँ पे, मतलब दुबई का। दुबई से जी जो यहाँ पे आ रहा है, जी अभी तक हम कहीं पे नहीं नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे 1 या 2 हॉस्पिटल, जो इनमें से एक मेरे ख्याल से पहले बना था, 1 या 2 उसके बाद बने हैं, इनको मेरे ख्याल से इस नई स्कीम के तहत यहाँ पे लाया गया है। लेकिन बहुत सारे दावे जो इसमें किए गए थे, मतलब फिल्म स्टूडियोज को लेकर के, हॉस्पिटल्स को लेकर के, और जी बहुत सारी चीजें आपने तो वो देखी होगी, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की मतलब पॉलिसी, जिसमें बहुत सारी इंसेंटिव्स यहाँ पे बताए गए थे कि इनको हम देंगे। यहाँ पे अमली तौर पे जमीन पे बहुत ज्यादा नहीं है, ये बात सही है। फयाज साहब, विकास जी, आपसे एक और बात करना चाहूंगा। एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट में हमने देखा कि एलजी रूल के दौरान भी यहाँ जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर्स का स्कैम हुआ, यहाँ उसके बाद फाइनेंस असिस्टेंट्स का स्कैम हुआ। कुल मिलाकर हमने देखा तो एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश की गई, मगर वहां सब जगह स्कैम निकले, यहां तक कि सीबीआई की इंक्वायरी तक करवानी पड़ी। तो क्या उमर अब्दुल्ला इस चीज में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी ला पाएंगे एम्प्लॉयमेंट को लेकर? क्योंकि उन्होंने भी वादा किया है, और एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज है, अगर आप दे पाओ तो आपके साथ यूथ खड़ा होता है। देखो दीपक, मैं उमर अब्दुल्ला के इतने क्लोज नहीं हूं कि मेरी उनसे इस टॉपिक पे बात हुई हो। मैं एक आम शहरी की तरह उम्मीद करता हूं कि एक जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर के रूप में जो हुआ उन्होंने देखा। और जब आप साइड लाइन्स पे होते हैं ना दीपक, जब आप मैच नहीं खेल रहे होते किसी टीम में, आई थिंक यू ऑब्जर्व मोर एज अ स्पेक्टेटर, यू ऑब्जर्व मोर। और मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला जब इस बारी कुर्सी संभाल रहे हैं तो उन्होंने काफी चीजें बेबस होकर साइडलाइंस से देखी हैं, जनता की प्रॉब्लम को फील किया है। और मुझे लगता है जब वो इस चेयर पे आएंगे,
ही विल फाइट फॉर द राइट्स ऑफ हिज सिटीजंस, और वो कोशिश करेंगे कि चीजें बेहतरीन इंप्लीमेंट हो। लेकिन मैं दूसरी कड़ी कहूंगा दीपक, बीजेपी जो सेंटर में बैठी है, उन्होंने भी हाल ही में लोकसभा सीट्स में थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी खोई थी, और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स में इलेक्शन है, वो भी चाहेंगे कि ये सरकार चले और उनकी क्रेडिबिलिटी जनता में और मतलब बढ़े। क्योंकि देखिए, कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लिए तो इंपॉर्टेंट है, पूरे देश में इसको भुनाया जाता है। और अगर बीजेपी ये नैरेटिव सेट कर सकी कि 2019 में हमने वो करा था और आज एक खुशहाल जम्मू कश्मीर वापस दे दिया, स्टेटहुड वापस दे दिया, आई थिंक दिस मस्ट बी आल्सो ऑन देयर एजेंडा। कहीं ना कहीं ये इस चीज को वो देश भर में बुनाएंगे, और ये दोनों को मतलब फूंक फूंक कर चलना होगा, और जनाब उमर अब्दुल्ला शायद इसमें कामयाब हो पाए। फयाज साहब, एक आखिरी सवाल है और बहुत अलग सवाल है। मेरे जहन में एक बात है कि उमर अब्दुल्ला के लिए ओपन ऑपोजिशन तो बीजेपी है, जिनके 29 एमएलएस हैं जम्मू में, मगर उमर अब्दुल्ला के लिए कहीं ना कहीं पीडीपी के 3 एमएलएस और एआईपी का 1 एमएलए, और इसके अलावा जो लोग नहीं चुनाव जीत पाए, जैसे अपनी पार्टी हो, डीपीएपी हो या पीपल कॉन्फ्रेंस का एक चाहे एमएलए है, क्या ये छोटी पार्टियां उमर अब्दुल्ला के लिए कश्मीर में एक ऑपोजिशन का काम करेंगी? यानी कि छोटे छोटे मसलों पर कश्मीर में हम उमर अब्दुल्ला के खिलाफ धरने और हड़तालें देखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये जो भी पार्टियां हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे, ये वो पार्टीज हैं जो मरकजी हुकूमत को जाकर के बतलाती थी हम कश्मीर में 10 सीट जीतने वाले हैं, 15 सीट जीतने वाले हैं, हम आपके पोटेंशियल एलाइज हैं, आपके साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे, आप जम्मू से 25 सीटें 30 सीटें लाओ, बाकी सीटें हम यहाँ से लेकर के देंगे। जो भी उनके दावे थे वो सारे के सारे गलत साबित हो चुके हैं। ये बात साबित हो चुकी है कि ये तो या तो जीरो हैं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, या ज्यादा से ज्यादा ले दे करके 1500 वोट्स लेकर के किसी एक सेगमेंट के 90 सेगमेंट्स में से किसी एक सेगमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ये बात साबित हो, इसलिए इनमें अब कोई भी ऐसा, बेशक इनमें कुछ लोगों का जिसको आप शायद न्यूसेंस वैल्यू भी कहेंगे, कुछ लोगों में वो है, वो लोग शोर मचाते रहेंगे, वो ज्यादा उनका मेरे ख्याल से स्ट्रीट से कहीं ज्यादा इनका ट्विटर और फेसबुक वगैरह पे ये शोर वोर मचाते रहेंगे, बट दे हैव बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली बाय द इलेक्टोरेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दिस टाइम। अब इसमें थोड़ी सी इज्जत रही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, क्योंकि इनकी 3 निशस्तें यहाँ पे हासिल हुई, तो ये अपने कुछ बयानात देते रहेंगे, लेकिन वो सरकार के लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये ऐसा, आपकी बात सही है, ये ऐसा बताते रहेंगे, ये कहेंगे। पहले तो इन्होंने ये कहना शुरू किया है कि ये कौन सी असेंबली है, ये तो म्यूनिसिपल कमेटी से बदतर है। यही सारे लोग जो इलेक्शन हार चुके हैं, खुद लड़ रहे थे, ये बता रहे हैं ये कौन सी असेंबली है, इसमें चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात ही नहीं है, सब कुछ गवर्नर के हाथ में है, इनका कुछ चलने वाला नहीं है। ये बता रहे थे 370 वापस लाएंगे, वो कहाँ लाया? ये थोड़ी ऐसा नहीं होता है ना कि आपने कहा कि 370 वापस लाएंगे तो दूसरे दिन आ गए। इस पे एक बहस तमीज होगी नेशनल लेवल पे। ये नैरेटिव बन चुका है पूरे इंडिया में 370 को लेकर के। फिर ये देखना है, मतलब ये अपनी बात रखेंगे पूरी कौम के सामने, उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। बट एज रिगार्ड स्टेटहुड, मेरा जाती अंदाजा है कि इसमें बीजेपी सरकार भी कोई वक्त जाया नहीं करेगी। ये बिल्कुल किसी बहस तमीज के बगैर, किसी एजुटेशन के बगैर ये लोग इसको कर लेंगे। अपना जो उनका पार्लियामेंट में मिस्टर अमित शाह का जो वादा है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी दोहराया है कई बार, मेरे ख्याल से ये इसको मतलब विद ग्रेस ये वापस कर लेंगे। और कुछ मेरा जाती अंदाजा है कि कुछ फॉल्ट लाइन्स वहाँ पे रखेंगे, क्योंकि एक नाजुक स्टेट है, पॉलिटिकली एक सेंसिटिव स्टेट है। ये कुछ वहाँ पे लकीरें खींचेगी कि ये लकीरें आप लोग क्रॉस ना करें, क्योंकि इससे फिर टेररिज्म को बढ़ावा मिलने का मौका है। मेरे ख्याल से उस पर अमल भी करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और कांग्रेस की सरकार, उसमें उनको कोई मज़ाइका नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मीडिया और बहुत से ऑब्जर्वर्स इग्नोर कर रहे हैं, वो ये है कि इस बार यहाँ पे जो सरकार बनी है और जो पहले यहाँ पे सरकारें थी 90 के बाद, इनमें एक बड़ा फर्क है। वो ये है कि अभी तक मतलब अगर आप किसी को कहते हैं कोई सरकारी है तो ये एक्सकम्युनिकेट हो जाता था, ये देखा जाता था जैसे ही कोई मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या कहीं बाहर का कोई एजेंट है, मतलब हमारा हम में से नहीं है।
इस बार यहाँ पे जी। जो सरकार बनी है, लोग अपने आप को इसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि लोगों की आप जी। देखते हैं भारी अक्सरियत ने यहाँ पे वोट डाला, बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर लिए। और लोगों को पॉपुलर गवर्नमेंट का इंतजार भी था। हाँ, इसका इंतजार था। और जी। इस वक्त हमने कई ऐसे लोग भी देखे, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल जमात इस्लामी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का बिल्कुल कोई ममासिलत नहीं है, कोई यकसानियत नहीं है उनकी आइडियोलॉजी में। जमात इस्लामी पाकिस्तान के नज़रे में बिलीव करती है, हालांकि वो वक्तन फ़ौक्तन मसलहतों के तहत इलेक्शन भी लड़ते हैं, तो अपने आप को गैर सियासी भी कभी कभी दिखाते हैं। लेकिन ये है कि ये रहे हैं यहाँ पे एक प्रो पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने यहाँ पे एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे बनाई, जो बिल्कुल मतलब फोर फ्रंट पे अभी तक रही है, मोस्ट फॉर्मिडेबल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके ये पॉलिटिकल मतलब आर्म थे जमात इस्लामी। तो लेकिन इसके भी कई लोगों ने, हमने देखा जब हम फील्ड में गए तो कई जगहों पे लोगों ने हमें बताया कि नहीं, इस वक्त मतलब हालात का तकाजा यही है कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही वोट देना होगा। ये बड़ी तादाद में नहीं, एक आध दुका ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने दिया। इसमें से बहुत सारे लोगों ने या तो उन अपने लोगों को दे दिए जो उन्होंने इलेक्शन में उतारे थे, या उन्होंने बाइकाट किया या किसी और पार्टी को दिया, बट नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये आमतौर पर वोट नहीं देते हैं। ये मैंने आपको बताया इनका। मैंने श्रीनगर डाउनटाउन की अगर बात करेंगे, वहां पे मतलब प्रिडोमिनेंटली ये जो है इलाका श्रीनगर डाउनटाउन का, ये मौलवी उमर फारूक के पैरोकार हैं, मतलब इनके फॉलोअर्स हैं। और इनका नजरिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के नजरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन परसों हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने वहां पे वोट डाला। मैंने जडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों से पूछा, आपने देखा वहां पे नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते थे तनवीर सादिक और आबिद हुसैन अंसारी के बीच में जो फर्क होगा वो 1000 का या 500 का फर्क होगा। आप देख रहे हैं 16,000 वोट का वहां पे मार्जिन है। ये वही लोग हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मतलब ट्रेडिशनल सपोर्टर्स नहीं है, लेकिन उनको लगा कि नहीं, इस बार हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही वोट देना होगा। मैं ये बता रहा हूँ कि तो चलिए, ये एक पॉजिटिव बात है फयाज साहब, मुझे लगता है मतलब कि लोग अपने आप को पहली बार एक सरकार के गवर्नमेंट के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ है 1987 के बाद। ठीक है, थैंक यू फयाज साहब, थैंक यू विकास शेखर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने जिस तरह बताया कि होम से लेकर सिविक इश्यूज तक उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए चैलेंजेस होंगे, मगर आप दोनों का ही मानना है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहेगी कि एक स्थिर सरकार जम्मू कश्मीर में हो, ताकि जम्मू कश्मीर की जिस तरक्की का वादा मोदी गवर्नमेंट ने किया है उसी को उमर गवर्नमेंट आगे भी बढ़ाए। तो बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।